12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक लड़का दिल्ली की ओर रुख करता है। सीधा पहुंचता है दिल्ली के हंसराज कॉलेज में। हंसराज कॉलेज पर जाकर एडमिशन फॉर्म लेने की बात करता है, लेकिन गेट पे ही उस लड़के को रोक लिया जाता है। चौकीदार कहता है कि क्या बात है। वो कहता है साहब मुझे एडमिशन लेना है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। कहाँ से आए हो? तो लड़का कहता है कि मैं ISBT से आया हूँ। उसने कहा ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ से आए हो, बिहार से क्या उत्तर प्रदेश से? तब लड़का कहता है कि उत्तर प्रदेश का ज़िला फिरोज़ाबाद है, वहाँ का एक शिकोहाबाद इलाका है, मैं वहाँ से आया हूँ एडमिशन लेने के लिए। तभी वो चौकीदार अपनी जेब से 2 रुपये निकालता है और 2 रुपये निकाल कर वो कहता है कि ये 2 रुपये लो और सीधा अपने घर चले जाओ। वो लड़का समझ नहीं पाया कि मैं क्या कदम उठाऊँ, क्या ना करूँ। सीधा 2 रुपये हाथ में लेता है और हाथ में लेने के बाद DTC की गाड़ी में बैठ जाता है, ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर। और वहाँ जब उसे याद आता है उसी चौकीदार की बातें, तो बैठा बैठा रोने लगता है। रोता रोता कुछ इतनी तेज़ी से रोता है कि जो आसपास के यात्री हैं, आसपास की सीटों पर बैठे हुए हैं, सभी का ध्यान उस लड़के की तरफ केंद्रित हो जाता है। लोग पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारी जेब काट ली गई है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो वो लड़का रोते रोते अपनी बात बता नहीं पाता, लेकिन उसके मन में एक टीस थी कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसको इस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया। तभी वो प्रण करता है कि मैं देश के जाने माने कॉलेज में एडमिशन लूँगा, और लेता है। और बड़ा होकर वो लड़का एक ऑफिसर बनता है, ऐसा ऑफिसर जिसे भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे उसके नाम से नहीं जानता होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे गुंडे, कुछ ऐसे बदमाश रहे हैं जिनके नाम सुनने के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाया करती थी। उन्हीं बदमाशों में से, उन्हीं गुंडों में से 57 ऐसे गुंडों का उस लड़के ने एनकाउंटर किया, और उस लड़के पर न जाने कितनी सारी फिल्में, न जाने कितनी सारी यूट्यूब पर वीडियो बनी हैं, और न जाने कितनी अखबारों में खबर छपी हैं। हर व्यक्ति उसे नाम से पहचानता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऑफिसर बनना चाहे और उसके जैसा ना बनना चाहे? वाकई हमारे देश को हर एक ज़िले में, हर एक जगह पर ऐसे ही ऑफिसरों की ज़रूरत है। उन्हीं 57 एनकाउंटरों में से आज एक एनकाउंटर की कहानी है जो वाकई बहुत दिलचस्प है, आपको हैरान कर सकती है, आपको गुदगुदाएगी भी, आपको परेशान भी कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है सन 2000 के आसपास की। एक नाम बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इर्द गिर्द फैल रहा था। वो लूट, डकैती, हत्याओं जैसी घटनाओं को तो अंजाम देते ही था, सरकारी ठेकों में भी अपना कहीं ना कहीं दबदबा कायम कर रहा था। नेताओं का भी संरक्षण था और बदमाशों के भी बहुत ज़्यादा करीब रहता था, और उसकी एक ख्वाहिश थी कि लखनऊ का वो डॉन बनना चाहता है। लोग उसे बड़े डॉन के नाम से जाने। नाम रमेश कालिया उर्फ रमेश यादव। बात कर रहा हूँ 28 अक्टूबर 2002 की। बाराबंकी से एक जाने माने नेताजी अपने 2 साथियों के साथ में ड्राइवर होता है। बाराबंकी से लखनऊ के लिए चले थे। गाड़ी चल रही है, नेताजी को याद दिलाया जाता है। ड्राइवर कहता है कि नेताजी, आपकी गाड़ी का कोई व्यक्ति है जो पीछा कर रहा है। जो क्या? मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। जब बात पीछा करने की आती है तो नेताजी कहते हैं कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम नेताजी हैं, किसी में ताकत नहीं है, किसी हिम्मत नहीं है जो हमारे ऊपर हाथ डाल दे। इतना कहना था कि अचानक ही जो पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, जो पीछा कर रही थी, सुमो कार, गाड़ी को ओवरटेक करते हुए नेताजी के, और गाड़ी रोक ली जाती है। 4 उसमें से लोग उतरते हैं और एक व्यक्ति जो थोड़ा काला सा है, नाम रमेश कालिया उर्फ रमेश यादव, गाड़ी से उतरता है और धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है। एक के बाद एक जब गोलियां चलती हैं, नेताजी ढेर हो जाते हैं। 2 साथी होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, लेकिन ड्राइवर मौका पाते ही निकल जाता है। और वही ड्राइवर लोगों को वो कहानी, वो किस्सा सुना रहा था कि मारने वाला कोई और नहीं, रमेश कालिया था। रमेश कालिया की ख्वाहिश थी कि वो लखनऊ का एक बड़ा डॉन बनना चाहता है, सरकारी ठेकों पर कब्जा करना चाहता है, और जो भी बड़े बड़े शहर के लोग हैं उसको वो रंगदारी दें, जितनी कीमत चाहे उतनी कीमत दें। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह उसकी राह में रोड़ा बना हुआ था। जहाँ भी जाएं वहीं अजीत सिंह का दबदबा, जहाँ भी सुने वहाँ अजीत सिंह का दबदबा। लेकिन अजीत सिंह को सबक सिखाने के लिए रमेश कालिया ने एक प्लानिंग की, कोशिश की कि उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन इस बात को बीत जाते हैं 2 साल, और वो दिन भी आता है 4 सितंबर 2004। उन्नाव शहर होता है, और ये मुलायम सिंह यादव इन्हें अपनी पार्टी की तरफ से MLC नियुक्त कर देते हैं। अजीत सिंह जो कि बाहुबली है, अब वो नेता बन चुका है। वो गुंडागर्दी भी करता था,
वो भी लूट डकैती हत्याओं जैसी घटनाओं को अंजाम देता था और वो लखनऊ का एक तरह से डॉन कह सकते हैं। लेकिन उसकी कुर्सी को हथियाने के लिए रमेश कालिया ने दिन चुना 4 सितंबर 2004 का। उन्नाव शहर था जहां अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन की खुशी में बड़ी संख्या में लोग अपने अपने हथियारों से फायरिंग कर रहे थे, हर्ष फायरिंग। लगभग 5-7 मिनट तक लगातार हर्ष फायरिंग चलती रहती है, जो आसपास के इलाकों के लोगों तक पहुंच जाती है। पता चलता है कि नेताजी यानी कि अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तभी इसी भीड़ में, इसी हर्ष फायरिंग के दौरान रमेश कालिया भी बैठा होता है और वो निशाना लगाता है सीधा अजीत सिंह पर और गोली कनपटी को आर पार करते हुए निकल जाती है। अजीत सिंह ढेर हो जाते हैं। हालांकि उनके साथी उन्हें जल्द से जल्द उठाकर लेके जाते हैं सीधा कानपुर के हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अब देर हो चुकी है, ये मर चुके हैं। और ये खबर जैसे ही विपक्ष पक्ष जैसे ही लोगों को पता चलती है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया थी उस दौर में, उस ज़माने में जब लगातार खबरें अखबार में छप रही हैं, तो पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी अजीत सिंह बाहुबली ही नहीं सुरक्षित हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी ली जाए। पक्ष ने विपक्ष ने चारों तरफ से मुलायम सिंह यादव को घेर लिया और मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए वो उत्तर प्रदेश के काबिल ऑफिसरों की, साथ में डीजीपी होते हैं VKB नैयर, इनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जिसने भी अजीत सिंह को मारा है, मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा दिन जीवित रहे या फिर वो बाहर रहेगा, जिंदा रहेगा तो जेल में रहेगा। मुझे वो हर हाल में इस मामले का वो चाहिए, रिवर्ट चाहिए। बस मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलते चलते DGP साहब कहते हैं कि एक काबिल ऑफिसर है, IPS ऑफिसर नवनीत सिकेरा, वही नवनीत सिकेरा जो कि दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया था। चौकीदार ने उसको 2 रुपये दे दिए थे और वो लड़का बस में बैठकर रो रहा था, और वही लड़का बड़े होकर IPS ऑफिसर बनता है। और उसकी पोस्टिंग थी मुजफ्फरनगर में। मेरठ मुजफ्फरनगर के बड़े बड़े गुंडों का सफाया करने के बाद उस लड़के के पास DGP VKB नैयर का फ़ोन पहुँचता है, नवनीत तुम्हारी ज़रूरत लखनऊ में है, नेताजी ने आदेश दिया है। यानी कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कोई आदेश वादेश की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वो लड़का यहीं चाहिए लखनऊ में, और जितनी जल्दी हो सके लखनऊ के इर्द गिर्द आसपास जितना भी ये क्राइम फैल रहा है, बदमाश हैं, सबको सफाया कराइए। नवनीत सिकेरा जब वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद अपनी टीम वो हमेशा साथ लेके चलते थे। लखनऊ में जाकर वो अपने टॉप 10 गुंडों की सूची बनवाते हैं और पता चलता है कि टॉप 10 गुंडों की सूची में रमेश कालिया का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन रमेश कालिया बहुत ही शातिर किस्म का गुंडा, बदमाश, वो आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। रूप भी बदलता था और मोबाइल फ़ोन तो इतने बदलता था बेहिसाब, सिम कार्ड भी बदलता था, और जगह जगह वो अपना दबदबा कायम करने के लिए ऐसे ही कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस शहर के अंदर एक नवनीत सिकेरा नाम का एक IPS ऑफिसर आया, बहुत तेज़ तर्रार है, गुंडों का चुटकियों में सफाया कर देता है, इसलिए उससे बचकर रहा जाए। लेकिन नवनीत सिकेरा पर ये रमेश कालिया भारी पड़ने लगता है और इधर उधर भागने लगता है, छुपने लगता है। अब ऐसी ही बात चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही काल वही सिस्टम हुआ इस रमेश कालिया के साथ। रमेश कालिया एक लखनऊ का इम्तियाज़ नाम का एक बिल्डर होता है, उसको फ़ोन करता है, कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए, जान कि अगर सलामती चाहते हो, ज़िंदा रहना चाहते हो तो 5 लाख रुपए पहुंचा देना। 5 लाख रुपए का नाम सुनने के बाद सन 2004 के आसपास की बात है, तो ऐसी कंडीशन में वो सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। ये बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2005 की, जब पहली बार इम्तियाज़ बिल्डर के पास फ़ोन पहुंचता है। कहता है साहब मेरे पास पूरे पैसे तो हैं नहीं, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हैं, इतने तो मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन साथ में वो उससे कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और एक पुलिस वाले के पास जाता है कि रमेश कालिया मुझसे रंगदारी मांग रहा है, क्या करूं। तभी वो इंस्पेक्टर सीधा इस इम्तियाज़ को लेके जाता है IPS ऑफिसर यानी कि SSP लखनऊ नवनीत सिकेरा के पास जाकर कहता है कि साहब इससे रमेश कालिया रंगदारी मांग रहा है। तब IPS ऑफिसर कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम कुछ प्लानिंग करते हैं। जब प्लानिंग की बात करते हैं तो उनके पास हमेशा एक टीम हुआ करती थी, टीम के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे पकड़ना है। जब बात आती है पैसे की, इधर इम्तियाज़ इस रमेश कालिया से बातचीत करता है तो उसको एक ठिकाना बताता है कि पैसे लेके आने हैं। लखनऊ का कैंट एरिया है, वहाँ का नीलमथा एक इलाका है, और नीलमथा इलाके का दुर्गापुर मोहल्ला है, जो कि जिस ज़माने की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में उस जगह पर कोई भी घर नहीं था, और बहुत ही खूबसूरत आलीशान कोठी रमेश कालिया बना रहा था, और इसी कोठी में उसने इम्तियाज़ से पैसे लाने के लिए कहा।
जब बात पैसे लाने के लिए हुई थी, इससे पहले बाराबंकी में एक बार या उन्नाव में एक बार इनकी मुठभेड़ हो जाती है, रमेश कालिया भाग निकलता है। तब नवनीत सिकेरा अपनी टीम के लोगों से कहते हैं कि कुछ ऐसी प्लानिंग बताइए जिससे क्या हम इसे पकड़ सकें। तभी एक कांस्टेबल कहता है कि साहब मेरे पास एक प्लानिंग है, और प्लानिंग ये है कि क्यों ना हम बाराती बन के जाएँ। अगर बाराती बन के जाएंगे तो उसे शक भी नहीं होगा और हम लोग उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। यदि उसने इधर उधर की चूँ चपड़ करने की कोशिश की तो उसको ठिकाने भी लगा सकते हैं। ये बात, ये आइडिया नवनीत सिकेरा के दिमाग में घुस जाता है और वो कहते हैं कि इसके लिए दूल्हा दुल्हन कौन बनेगा। तभी दो नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है इंस्पेक्टर प्रताप सिंह जो दूल्हा बनता है, और एक महिला पुलिस वाली होती है सुमन वर्मा जो दुल्हन बनती है। ये दुल्हन बनते हैं। 3 गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है। नवनीत सिकेरा इनके ज़िम्मेदार पर्सन बनते हैं। साथ ही 3 गाड़ियों से चल पड़ते हैं इसी कैंट के एरिया में। और कैंट के एरिया में जाने के बाद सबसे पहले जैसे गाड़ी उस घर के नज़दीक पहुंच रही थी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जंगल का एरिया है, इनके पास आधुनिक हथियार थे और कई लोग कोठी के इर्द गिर्द भी खड़े हुए थे। रमेश कालिया अंदर था और इस इम्तियाज़ को साथ लेके जाते हैं। और जैसे ही ये पहले इसके इम्तियाज़ को घर में भेज दिया जाता है, इम्तियाज़ बातचीत कर रहा है और उधर जो 3 गाड़ियाँ आती हैं उसमें बहुत तेज़ी के साथ एक ही तरह के गाने बज रहे थे। दुल्हन बैठी हुई है, दूल्हा बैठा हुआ है, बाराती बैठे हुए हैं और बहुत तेज़ी के साउंड के साथ गाने बजाए जा रहे थे और ये डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे, उछल रहे थे। तब रमेश कालिया के लोगों को भी लगता है कि कोई बारात गुजर रही है। और तभी इम्तियाज़ अंदर बैठा हुआ कहता है कि साहब मेरे पास 1 लाख रुपए का इंतज़ाम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, तुमसे रंगदारी मांग रहा हूँ। जब बात रंगदारी मांगने की आती है तो कहता है कि साहब मुझे समय दे दीजिए, यही मेरे पास पैसे हैं। और वो इस बात को कहकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर सिग्नल दे दिया जाता है कि अंदर रमेश कालिया बैठा हुआ है और बाहर से जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, दुल्हन हो या दूल्हा हो, नवनीत सिकेरा हो या जितने भी लोग थे, सभी के पास आधुनिक हथियार थे। AK-47 और रिवॉल्वर, पिस्टल जैसी हथियार थे और उन्होंने एक एक करके उन लोगों को गिराना शुरू कर दिया। पुलिस की मुठभेड़ लगभग 20 मिनट तक चलती है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थीं और रमेश कालिया भी पूरी टक्कर लेने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि कातिल का अंत भी कत्ल होता है और उसने भी लोगों को इसी तरह से मारा था। नवनीत सिकेरा की एक गोली में वो ढेर हो जाता है और रमेश कालिया का जो चैप्टर था हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब ये बात अखबारों के माध्यम से पता चलती है तब ये नाम और भी सुर्खियों में आ जाता है, नवनीत सिकेरा का। और ऐसे ही एक एक करके एनकाउंटर की शुरुआत जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलग अलग ज़िलों में चल रही थी और नवनीत सिकेरा की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और वो लगभग 57 एनकाउंटर करके ऐसे बदमाशों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। आज कौन पुलिस वाला है जो नवनीत सिकेरा की तरफ बनना नहीं चाहेगा। वो सीधा साधा गांव से निकला हुआ युवक आज देश का जाना माना चेहरा है, जिस पर भोकाल जैसी फिल्म बनी है, जिसमें न जाने कितनी वीडियो बनी है, न जाने कितने युवा ऐसे हैं जो नवनीत सिकेरा की झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। वाकई ऐसे ऑफिसर का प्रदेश नहीं, देश के हर ज़िले में, हर जगह पर ज़रूरत है ताकि बदमाशों का ऐसे ही सोपड़ा साफ होता रहे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते रोज़मर्रा की तरह जैसे कि लोगों के जन्मदिन होते हैं, KV जोलिंग है, इनका जन्मदिन है, आशा है, इनका भी जन्मदिन है, विवेक मथुरा से हैं, इनका भी जन्मदिन है, आयशा रमन बिहार से हैं, इनका भी जन्मदिन है, सुभाष साहनी हैं सीकर से, इनका भी जन्मदिन है, भूपेंद्र सिंह मथुरा से हैं, इनका जन्मदिन है, उरूस फातिमा अनवरुल हसन बलिया से हैं, इनका भी जन्मदिन है, सीमा माथुर मेरठ से हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, वंदना सिंह मेरठ से, आज इनका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। वंदना सिंह ये हमारी धर्मपत्नी है, हमें पता ही नहीं था आज इनका जन्मदिन भी है, बहुत बढ़िया है। और यूट्यूब पर कमेंट करने वाले सूरज कुमार हैं, जो आदित्य वर्मा हैं, सृष्टि सावंत हैं गोवा से, चंदन कुमार गुप्ता झारखंड से हैं, चंद्रकला राठौर कर्नाटक से हैं, बीरबल कुमार हैं, सूरज गुप्ता हैं बहराइच से, और गुलशन वर्मा है बिहार से, राज भाई हैं, पुष्पेंद्र कुमार बिहार से, अनवर खान, आलोक समस्तीपुर से हैं, शहनवाज आलम, अलका मुंबई से हैं, हसमुद्दीन खान, राजू यादव बिहार से हैं, सचिन यादव आजमगढ़ से हैं, शजाद अंसारी बहराइच से हैं, और फेसबुक पर कमेंट करने वाले गुलाब सैफ़ी हैं, पिंटू नीलम सैफ़ी अमरोहा से हैं, इकरामुल अंसारी मलेशिया से हैं, और मनोज कुमार बिहार से हैं, विक्रम कुशवाहा सतना MP से हैं, गणेश चौधरी नेपाल से हैं, विपिन श्रीवास्तव हिमाचल से हैं, अवनीश कुमार इलाहाबाद से हैं, नवल किशोर, ऋचा कुमार सूरत सिंह हमीरपुर से, और सतीश कुमार शेखुपुरा से,
राजीव कुमार जौनपुर से, रिंपू कुमार सिद्धार्थनगर से, विष्णु यादव हैदराबाद से, मधुसूदन रजक रांची से। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और वंदना सिंह जी से माफ़ी, बीवी है, जन्मदिन है, पता ही नहीं था, पता नहीं आज शाम को क्या बवाल मचने वाला है। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।